खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल? वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना? नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी, और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है।
और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो। अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई 40 वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। कहानी नीरू की है। पंजाब की नीरू की शादी दिल्ली के राहुल से होती है। दिल्ली कितना बड़ा शहर है ना, लेकिन आप लोगों का घर तो बहुत छोटा है। हमारे पंजाब में तो ये बड़े बड़े घर होते हैं कि मजा ही आ जाता है। कोई बात नहीं नीरू, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, बहुत जल्दी। नीरू के पिता जहाँ पंजाब के जाने माने व्यापारी थे, वहीं उसका पति राहुल दिल्ली में एक सिंपल नौकरी करता था। माँ, यहाँ तो घी मक्खन इतना महंगा है कि क्या बताऊं। मैं तो तरस ही जाती हूँ घी खाने के लिए। नीरू की माँ को ये सुनकर बहुत दुख होता है। मेरी बेटी को घी नसीब नहीं हो रहा है और ये बहू यहाँ बैठकर घी में शक्कर डाल रही है। देख वनिता, मैं साफ कह रही हूँ, इस घर में जितना घी आएगा उतना ही मेरी बेटी के घर दिल्ली भी जाएगा। अरे ये क्या बात होती माँ जी? बेटी का उतना ही करो जो अच्छा लगे। अब क्या मायके से घी और मक्खन तक की सप्लाई करोगी आप? हाँ, मेरी बेटी किसी चीज को तरसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या था, नीरू के मायके में 2 किलो घी आता तो 2 किलो दिल्ली जाता नीरू के पास। एक दिन, माँ बड़ी गर्मी पड़ती है दिल्ली में। इस घर में तो एक ही एसी है और वो भी ड्राइंग रूम में। सारा परिवार एक ही कमरे में सोता है। हाँ बेटा, वो तो हर घर की कहानी है, यहाँ भी एक ही एसी है। अरे बिल इतना आता है कि क्या बोलूं। तभी वहां राकेश आ जाता है। माँ, थोड़ी देर में यहाँ कुछ प्लम्बर आएंगे मेरे कमरे में एसी लगाने, जरा ध्यान से लगवा देना ना माँ। ओए, ऐसे कैसे तेरे कमरे में एसी लगेगा? हाँ राकेश, एक बार बात तो कर लेता। अरे पापा, वो वनिता को गर्मी में नींद नहीं आती,
ड्राइंग रूम में सबके साथ सोने में वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए। अरे पूरे परिवार के साथ वहां तेरी बहन नीरू भी तो सोती है, वो नहीं हो रही क्या अनकंफर्टेबल? समझ रहा है ना? अगर एसी लगेगा तो एक दिल्ली में तेरी बहन के कमरे में भी लगेगा, तभी तू लगा सकेगा। राकेश वनीता को सारी बात बताता है। वनीता करती भी क्या, मन मारकर बैठ जाती है। माँ, ये लोग ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? अरे बेटी, यहाँ आ जा, तू यहाँ आकर रह ले। अरे छोड़ दे ऐसे पति को। कैसे छोड़ दूं माँ? समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? वैसे भी मेरा एक बेटा है मयंक। अरे हटा बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, इतनी परेशान रहेगी तो काम कैसे चलेगा? खैर, बात आई गई हो जाती है। माँ को लगता है कि नीरू ठीक है, तो वहीं नीरू के मन में एक ही लाइन चल रही होती है, यहाँ आजा। माँ ने तो बोल ही दिया है कि यहाँ आजा, बस मयंक थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इन गरीबों को छोड़कर मैं वापस माँ के पास ही चली जाऊंगी। वो इसी सोच में बाजार में चल रही थी कि मैम, आपका दुपट्टा जमीन को छू रहा है। नीरू जैसे ही उस लड़की की तरफ देखती है, देखती ही रह जाती है। हाय रे, कितना सुंदर लड़का है ये। अब क्या हुआ? मैंने कहा आपका दुपट्टा। तो खुद ही उठाकर दे दो ना। लड़का समझ जाता है कि नीरू उस पर फिदा हो चुकी है। वो उससे उसका नंबर लेकर चला जाता है। अब क्या था, नीरू और रोहित में लगातार बातें होने लगती है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, यहाँ एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा, और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे? अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तुम बताओ, शादी करोगी? नीरू शर्मा जाती है। अब लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम शादी कर लो, भाग चलते हैं। बहुत पैसे वाला हूँ मैं, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। नीरू रोहित से मिलकर सारा प्लान बना लेती है और फिर एक दिन घर से भाग जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद क्या बात है नीरू, तुम्हें परेशान सा देखता हूँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ये कहते कहते ही वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और वही बात अब मुझे परेशान कर रही है। रोहित, मेरा एक बेटा भी है, उसका नाम मयंक है। क्या बात कर रही हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो नीरू, मेरी माँ को मैंने ये नहीं बताया है कि तुम शादीशुदा हो, बच्चा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। नीरू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तुम उस बच्चे को अपनी माँ को क्यों नहीं दे देती? नीरू चुपके से माँ को फोन करती है। माँ, क्या मयंक को तुम रख सकती हो? बेटा, मैं राकेश के साथ बात करती हूँ, आखिर घर का बेटा वही है, जो वो बोलेगा। वैसे भी बेटा, तूने जो किया है ना, उसके बाद से पूरा घर तेरी बुराई कर रहा है। मैं भी अब किसी से तेरे लिए लड़ नहीं सकती। राकेश बेटा, नीरू ने तो जो किया बहुत ही बुरा किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मयंक को हम यहाँ ले आए। तभी वनीता बोल पड़ती है। वाह जी, ऐसे कैसे यहाँ ले आए? यहाँ क्या भंडारा भरा है? और जिस बच्चे की माँ ने नहीं सोचा, उसके लिए हम क्यों सोचे? नीरू को एक बार तो अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन तेरे पास भी तो लड़का नहीं है ना वनीता। माँ, वनीता ठीक बोल रही है, कल को वो बड़ा होकर इसी घर का हिस्सा मांगेगा तो हम क्या करेंगे? माँ कहती भी तो क्या, वो चुप रह जाती है। वहीं नीरू का पहला पति कहता है। माँ, अगर आज भी वो वापस आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। बेटा, गरीबी चीज ही ऐसी है, क्या करेगा? तू तो अब मयंक का सोच, वो बेचारा तो बिना माँ का हो गया। मयंक के खातिर तू दूसरी शादी कर ले बेटा। लोगों के लाख समझाने के बाद नीरू के पहले पति की शादी रिद्धि से हो जाती है,
जिसके पहले पति से 2 बच्चे होते हैं। देखो जी, मैंने शादी सिर्फ बच्चे के खातिर की है। मैंने भी शादी सिर्फ बच्चों के खातिर की है। वहीं नीरू के दूसरे पति के मन में ये बात घर कर जाती है कि नीरू एक मासूम बच्चे को उसके खातिर छोड़ कर आई है। अब देखो नीरू, मुझे लगता है कि जो औरत अपनी कोख का बच्चा छोड़ सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। कल को तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल गया तो तुम तो मुझे भी बाय बाय कर दोगी ना। नीरू को अब उसका दूसरा पति ताने देना शुरू कर देता है। तंग आकर नीरू उसके यहाँ से भागकर अपने पहले पति के पास चली जाती है, लेकिन ससुराल में क्या लेने आई है नीरू, मयंक को? नहीं नहीं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नीरू, अब वक्त खत्म हो गया है, मेरी शादी हो चुकी है। तो छोड़ दो ना उसे, हमारा बच्चा है। मैं आपको अपनी माँ नहीं मानता, मेरी नहीं मान तो बात अच्छी है। नीरू मयंक की बात सुनकर समझ जाती है कि उसके पास अब न आसमान रहा ना ही जमीन।